तो तैयारी के दौरान आपको कौन-कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा? मेरा मतलब माइंड में ये था कि पहले कोई एक कंपनी में घुस जाते हैं, मतलब एक तो बैकअप रहे ताकि कल को अगर गेट ना निकले तो मतलब पछताना ना पड़े। गेट वाला जब आपने जॉइन किया प्रिपरेशन के दौरान आपको गेट वाला से क्या-क्या हेल्प मिली? अपार्ट फ्रॉम योर प्रिपरेशन और क्या-क्या चीज़ आपको मिली? सो कांग्रेचुलेशन देवांशु महापात्रा एंड योर होल फैमिली। थैंक यू। तो आपका जो एआईआर है वो 68 है और आपने गेट स्कोर भी अच्छा खासा अचीव किया है 853, थैंक राइट? यू। तो कैसा लग रहा है? अभी तो ठीक तो मतलब पहले एग्जाम दे के आने के बाद तो मतलब जब मार्क रैंक प्रिडिक्टर पे डाले थे तो सम 500 600 रैंक दिखा रहा था। तो उसके बाद थोड़ा मन बैठ गया था। फिर बाद में अचानक से मतलब वो साइट खुला तो 68 था, तो अच्छा है, बहुत मतलब अच्छा हो गया रैंक प्रिडिक्टर से। चलिए, तो मुझे ये बताइए दिवांशु, आप कहाँ से हो और आपके घर में कौन-कौन है? मैं अभी मतलब मेरा घर राउरकेला में है, उड़ीसा में। और फिलहाल तो पढ़ाई भी मैं एनआईटी राउरकेला से ही कर रहा हूँ। और घर में अभी मम्मी और पापा हैं बस। अच्छा, तो मम्मी-पापा आपके क्या करते हैं? पापा अभी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, मम्मी स्कूल में टीचर है, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइमरी टीचर। अच्छा, मम्मी प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं, तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि भई आपकी मदर का भी एक एजुकेशन बैकग्राउंड आपको काफ़ी सपोर्ट किया है, जी, राइट? पापा तो ख़ैर फाइनेंशियली सपोर्ट कर ही रहे हैं, पर मदर का कहीं न कहीं एक एजुकेशनल बैकग्राउंड होने की वजह से आपको कहीं न कहीं एक सपोर्ट मिला ही है। जी। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो असल में तैयारी के मतलब हाँ, घर में उल्टा है, मतलब मम्मी फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, पापा ने मतलब आई थिंक 10th तक मुझे मैथ्स पढ़ाया है, तो और थोड़ा उल्टा रोल है। हाँ, तो आपकी गाड़ी के हम कह सकते हैं ना कि भई 2 पहिए हैं, मजबूत पहिए आपके मम्मी-पापा। अब चाहे आप लोड डिस्ट्रीब्यूशन अलग कर दें, पर दोनों ने आपको बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। इसी वजह से आज शायद आप यहाँ तक पहुँचे हैं, नहीं? जी। चलिए, तो तैयारी के दौरान आपको कौन-कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा? हमने प्लान किया था असल में मेरे रूममेट ने भी एआईआर 3 लाया है मैकेनिकल में। तो ओके, हम दोनों ने असल में प्लान किया था कि पढ़ेंगे और आई थिंक गेट वाला जब लॉन्च हुआ था 2022 आई गेस 2022 अक्टूबर में, तब जैसे ही वो निकला था, मतलब बैच का सब्सक्रिप्शन निकला था तो मैंने ले लिया था। फिर सोचे थे कि मतलब पढ़ेंगे हर दिन 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, लेकिन क्या था कि हमारे यहाँ पे मतलब इंटर्नशिप्स और वो प्लेसमेंट्स होते हैं। मेरा मतलब माइंड में ये था कि पहले कोई एक कंपनी में घुस जाते हैं, मतलब एक तो बैकअप रहे ताकि कल को अगर गेट ना निकले तो मतलब पछताना ना पड़े। तो मैंने वैसे ही एक कंपनी में करने के लिए इंटर्नशिप्स की, फिर अपने ये क्लास के स्कोर्स को भी मतलब मेंटेन रखा ताकि बैकअप रहे एक तो। तो उस टाइम में क्या होता था कि मैं गेट के लिए ठीक से मतलब टाइम नहीं दे पाता था। इवन इनफैक्ट आई थिंक नवंबर तक मैंने थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ के रखा था, ये 2023 में। और एनआईटी राउरकेला में ऐसा होता है कि नवंबर 30 तक सारे एग्ज़ाम्स खत्म हो जाते हैं। तो लास्ट के ये दिसंबर कंप्लीटली छुट्टी रहते हैं। दिसंबर और जनवरी में क्या किया मैंने, मतलब मैं बैक बेंच पे जाके मतलब तैयारी कंटिन्यू कर रहा था। तो ऐसे ही तो थोड़ा अप्स एंड डाउन्स हुए मतलब नवंबर तक। उसके बाद 2 महीने कंटिन्यूअसली पढ़ाई करनी। मतलब इन 2 महीनों में आपने अगर मैं आपसे पूछूँ तो आपने कितना टाइम दिया होगा अपनी स्टडीज़ के अंदर? मतलब वो दिन भर ऐसा होता था कि छुट्टी मतलब दिसंबर 5 तक थोड़ा-सा मतलब क्योंकि सेमेस्टर्स खत्म हुए थे, थोड़ा एन्जॉय किया। उसके बाद दिसंबर 6 से मैंने पढ़ाई शुरू की, तो दिन भर मतलब सुबह से करके शाम तक, क्योंकि मेरा बहुत सिलेबस बाकी रह गया था। तो ओके, वैसे ही मैंने कवर किया। फिर लास्ट में भी ऐसा हुआ कि मेरे मतलब सारे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए थे और टाइम नहीं थे। तो असल में फिज़िक्स वाला के वो क्रैश कोर्स थे यूट्यूब पे। तो हुँ, वो हुँ, मैंने जब पराक्रम बैच के सारे खत्म नहीं हुए तो मैंने वो क्रैश कोर्स से देख लिया। गुड, वेरी गुड। तो आप गेट वाला के कौन से बैच से पढ़े हो? पराक्रम वीकडे बैच से। पराक्रम विजय बैच।
नो नो वीक मतलब एग्जैक्ट मुझे बैच याद नहीं है। पराक्रम में दो बैचेस थे, एक वीकेंड के लिए एक वीकडेज के लिए, तो मैंने हम्म, वीकडे वाले। हाँ, तो पराक्रम वीकडे में आप थे, है ना? चलिए। मुझे आप ये बताइए कि भाई गेट वाला जब आपने ज्वाइन किया, है ना? तो गेट वाला जब आपने ज्वाइन किया प्रिपरेशन के दौरान आपको गेट वाला से क्या-क्या हेल्प मिली? अपार्ट फ्रॉम योर प्रिपरेशन और क्या-क्या चीज़ आपको मिली? आपको क्या अलग लगा कि यहाँ लेक्चर किस तरीके से आपको हेल्प किया? क्या डिफरेंस था लेक्चर्स के अंदर? मतलब लेक्चर्स बहुत स्ट्रक्चर्ड थे। असल में जब इंटर्नशिप्स के लिए मैंने तैयारी की थी, तब असल में गेट वाला तभी स्टार्ट नहीं हुए थे। तो उस टाइम में क्या होता था कि मैंने एक चीज़ नोटिस की कि ऐसे सिलेबस भी बहुत सारे आते थे जो कि नॉर्मली कहीं पूछे नहीं जाते, लेकिन वो नॉर्मली पढ़ा देते थे। गेट वाले में मतलब बहुत स्ट्रक्चर्ड था सिलेबस। और मतलब एक चीज़ मैंने ये देखी, मतलब असल में ये मेरा पहला अटेम्प्ट नहीं है। 3rd ईयर में हाँ, मेरे और मेरे रूममेट ने ऐसे ही मतलब क्रैश कोर्स से ही मतलब आई थिंक 3 या 4 सब्जेक्ट पढ़ के दे दिए थे। तो पिछले बार में ही आई थिंक मेरे 48 पॉइंट समथिंग थे, रैंक था 1945 या 47 एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो फिर मतलब ये बात पता चला कि मतलब सिलेबस बहुत स्ट्रक्चर्ड है। मतलब ये सिर्फ़ क्रैश कोर्स को ही पढ़ के आई थिंक 50 अबव या फिर 60 अबव मतलब क्रैक करना बहुत ही ईज़ी था। तो वैसे ही इवन डिटेल्ड कोर्स में ही बहुत कुछ मतलब अच्छा से इलैबोरेट करके बताया गया था। मतलब मैं अगर आपकी बात को समराइज़ करूँ तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भाई बहुत अदर प्लेटफ़ॉर्म्स पर चीज़ें अनस्ट्रक्चर्ड हैं या बहुत ज़्यादा भी दी गई हैं, है हाँ, ना? जो रिलेवेंट शायद नहीं है। हाँ, और यहाँ इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपको सारा मटेरियल एक तो स्ट्रक्चर्ड मिला और वो सारी चीज़ें मिली जो आपके रिलेवेंट थी गेट के लिए, जिससे जी, शायद आपका काफ़ी टाइम सेव हुआ। एक होता है ना कि आप हार्ड वर्क तो कर रहे हो बट हार्ड वर्क के साथ हाँ, स्मार्ट स्टडी भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हाँ, तो आप तो कर ही रहे थे, गेट वाला ने भी आपको वो स्ट्रक्चर्ड वे देके आपके स्मार्ट वर्क की एफिशिएंसी को और बढ़ा दिया। जी। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। तो मैं आप अगर आपसे पूछूँ कि यार आपका कॉलेज कौन-सा था? कौन से कॉलेज से आपने अपना बीटेक किया? एनआईटी राउरकेला। फिलहाल मैं बीटेक कर रहा हूँ, मेरा अच्छा, 4th ईयर कर चल रहा रहे है। हैं। आप मतलब बहुत ही अच्छी बात है कि आप करंट अपने बीटेक के दौरान ही आपने इतना अच्छा स्कोर और इतनी अच्छी रैंक अचीव की, है ना? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये आपका कौन-सा अटेम्प्ट है? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट है। और फर्स्ट अटेम्प्ट आपने सिर्फ एक रफ वे में दिया होगा कि भाई हाँ, मैं एक बार देखूँ वो तो सही गेट होता क्या है? हाँ, ओके, उस ओके। टाइम में मतलब मेरे को पता चला वो जो एक कैलकुलेटर और वर्चुअल कैलकुलेटर, उसका मेरे को आइडिया नहीं था असल में कि हुँ, ऐसा हुँ, होता है। हुँ। हमें पहले लगता था कि वो मैकेनिकल कैलकुलेटर वहाँ पे देंगे, हुँ, लेकिन वो थोड़ा अलग था, तो वैसे पहले पता चल गया। हुँ। चलिए, मतलब मैं ये संदेश आपके थ्रू सभी स्टूडेंट को देना देना चाहूँगा कि भाई आप एटलीस्ट एक बार 3rd ईयर के अंदर, है ना? एक हाँ, अटेम्प्ट दो, जिससे आपको एक एटमॉस्फियर पता लगे, है हाँ, ना? एटमॉस्फियर से अगर हम फ़ैमिलियर नहीं होंगे तो हम अपने आप को प्रिपेयर कैसे करेंगे एक्चुअल वॉर के लिए, है ना? हाँ, तो एक हाँ, अटेम्प्ट आपको 3rd ईयर में ही देना चाहिए और उसके लिए थोड़ी बहुत तैयारी भी अगर 2nd ईयर से हम ज़्यादा नहीं, 2nd ईयर हाँ, से थोड़ी बहुत शुरू कर दें, एक नॉर्मल कि दिन के हाँ, अगर हम 3-4 घंटे भी आराम से दें, है ना? हाँ, तो 3rd ईयर में आप एक अच्छा डिसेंट स्कोर भी ला सकते हो। मतलब 50 और अबव 50 आप ला सकते हो, जैसे आपने लाके दिखाया। जी, और फिर पॉसिबल। 4th ईयर के साथ तो फिर आप एक अच्छा स्कोर कर ही सकते हो। जी, पॉसिबल। है ना? पॉसिबल है ये चीज़ें। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम जो है ड्रॉप करके ही करें। है ना? पॉसिबल है कि हम अपना साल बचा सकते हैं। हाँ, बचा सकते। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पीएसयू में एमटेक अलाउ होता है, मतलब जैसे कि मेरे जॉब ना छूटे और मतलब कंपनी ही स्पॉन्सर करे एमटेक को, ऐसा पॉसिबल? वो पहले आपको पीएचडी जॉइन करना होगा, राइट? और कंपनीज़ क्या होती हैं स्पॉन्सरशिप निकालती हैं, है ना? जी। कंपनीज़ देती हैं स्पॉन्सरशिप उसके लिए वो अंदर एक प्रोग्राम चलाती है, आपको अप्लाई करना होता है। अ, तो ये एमटेक सिर्फ़ इंडिया बेस्ड कॉलेजेस के लिए है या बाहर के लिए?
नहीं, जनरली पीएसयू जो है आपको इंडियन कॉलेज के लिए करती है, क्योंकि वो तो यही चाहेगी ना कि भाई आप उन्हीं की कंपनी में वापस आए। तो उनके स्पॉन्सरशिप का एक बजट होता है। जैसे सपोज करिए आप किसी लेट्स से कि आप एनटीपीसी के अंदर गए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एक एनटीपीसी एक बजट होता है, ठीक है? इस बजट में हमको इस साल इतने लोग भेजने हैं, अच्छा। क्योंकि पीएसयू ही आपकी समहाउ एमटेक की फीस कंपनसेट कर रही है बैक एंड पे ना। तो एक हाँ, बजट होता है हर कंपनी का। तो उस बजट के अंदर कितने लोग सेलेक्ट होते हैं, है ना? उसके बाद वो आप उसमें जब अप्लाई करोगे तो फिर वो आपको भेजेंगे। ऐसा नहीं है पीएसयू। मैं जब अपने आईआईटी दिल्ली में था, जब मैं अपना बीटेक कर रहा था, तो अपार्ट फ्रॉम नॉट पीएसयू, नेवल से भी एमटेक करने आते थे। नेवी हमारे अच्छा। इंडियन नेवी के जो होते थे ना सोल्जर्स, हाँ। ठीक है? जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में थे, वो भी एमटेक करने आते थे, उनका भी स्पॉन्सर होता था। तो उसमें भी लिमिटेड कुछ जो लोग करना चाहते हैं वो अप्लाई करते थे। उनका एक इंटरनल प्रोसेस होता है, सिलेक्शन होता है और फिर वो उनको स्पॉन्सर करते हैं। तो सर, पॉसिबल है। और एक तो डाउट है, मतलब अभी मैं मुझे जो प्रेजेंट कंपनी में प्रीपीओ ऑफर मिला है उसमें ऐसा सिस्टम है कि आप एलिजिबल तो होंगे एमटेक के लिए, लेकिन वो 3 साल के बाद होते हैं। तो पीएसयू में भी यही सिस्टम है कि आप हाँ, आपको वहां पे देखो, एक साल आपका हर जगह पे आप जाओगे तो एक इंटर्न एक प्रोबेशन पीरियड होता है। हाँ, जब वो प्रोबेशन पीरियड आप कंप्लीट कर लोगे और एक टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लोगे, जैसे आपने सही कहा कि भाई आपकी कंपनी आपको 3 साल बाद अलाउ करेगी। इट माइट बी पॉसिबल कि आपको पीएसयू शायद वो 1 साल बाद अलाउ कर दे। इट माइट बी पॉसिबल, है ना? हर एक पीएसयू का अपना क्राइटेरिया होता है। बट ये तो है कि मिनिमम से मिनिमम आपको 1 साल करना ही पड़ेगा आफ्टर हाँ, 1 ईयर। ये मान के चलो आप, ये तो मिनिमम है। मैं तो कहता हूँ, मैं मुझे जहां तक लगता है शायद ज्यादा ही होगा। इट माइट बी 2 ईयर। क्योंकि अगर आपकी कंपनी 3 साल का ले रही है ना, तो वो बेसिस कहाँ से ले रही है? वो पीएसयू से ले रही है। अगर पीएसयू ने 2 साल रखा होगा तो 1 साल बढ़ा के लेती है, बिकॉज जो प्राइवेट कंपनी होती है वो थोड़ा और ज्यादा सिक्योर जोन में जाने की कोशिश करते हैं। हाँ, हाँ, भाई वो पहले ये मेक श्योर होना चाहते हैं ना, अगर आप 3 साल उस कंपनी में काम कर ले गए, तो तीन हाँ। साल से वो इतना मेक श्योर हो जाएंगे कि आप उस कंपनी को लीव नहीं करोगे, है ना? 3 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। नहीं तो जनरली लोग क्या करते हैं, 1 साल या 2 साल करके अपना एक्सपीरियंस दिखा के दूसरी कंपनी में स्विच कर लेते हैं। अच्छा। और फिर सर, वो, और एक लास्ट क्वेश्चन है। असल में मेरा मेन टारगेट डीआरडीओ है। तो हाँ, लेकिन मैं जब यूट्यूब पे देखता हूँ, जो लोग मतलब काम कर रहे होते हैं डीआरडीओ पे, वो बोलते हैं कि उन्हें टेक्निकल काम पकड़ाया जाता है। लेकिन हाँ, मेरे कुछ दोस्त हैं, वो लोग इंटर्नशिप करके आए हैं डीआरडीओ में। वो बोलते हैं कि सारे जो टेक्नोलॉजीज हैं वो एलएनटी या टाटा जैसी कंपनी बनाती है, और डीआरडीओ हम्म, का मेन काम होता है उन्हें बस टेस्ट करना। हम्म, मतलब मुझे थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए कि डीआरडीओ में एक्चुअली जो साइंटिस्ट बी पोस्ट पे घुसते हैं, तो हम्म। उसमें उनका काम होता क्या है एक्चुअली? देखो, डीआरडीओ में मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरे काफी फ्रेंड्स हैं। एक डीआरडीओ का एक ऑफिस है आपका दिल्ली के अंदर, ठीक है ना? और एक ऑफिस है हैदराबाद के अंदर, है जी। ना? तो मेरे एक बेस्ट फ्रेंड है, वो डीआरडीओ में ही थे और वो जब शुरुआत में उन्होंने ज्वाइन किया था तो वो हैदराबाद के अंदर थे। हुँ, एक्चुअली क्या होता है ना, हर डिपार्टमेंट का अलग-अलग काम होता है। जब वो हैदराबाद डिपार्टमेंट के अंदर थे, तो वहाँ पूरा उनका टेक्निकल काम था, पूरा। जो वो उम्मीद करके गए थे कि भई ऐसा टेक्निकल काम होता है ना? एमटेक के बाद, तो वो एमटेक के बाद गए थे हालाँकि। तो वो उसी टेक्निकल काम के अंदर थे और वो मुझे उन्होंने बताया था, जो वहाँ पे एक विंग थी डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम से, उसमें अच्छा, सारा टेक्निकल, हाँ, उसमें सारा टेक्निकल काम ही होता है। पर अभी जैसे वो दिल्ली शिफ्ट हुए हैं ऑफिस से, उसमें भी एक दिल्ली के जिस ऑफिस में शिफ्ट हुए हैं, उसमें एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे वो टेक्निकल काम नहीं है। वहाँ पे सिर्फ पेपर वर्क है। मतलब टेक्निकल वर्क है, बट वो पेपर पे है। यू हैव टू चेक, ओके, यू हैव टू मतलब टेबल असाइन। वर्क, सॉलिड वर्क्स डिज़ाइन टाइप का वैसा? हाँ, तो ये ना डिपेंड करता है कि आपको डिपार्टमेंट कौन-सा अलॉट हुआ है, अच्छा। ठीक है ना? इट डिपेंड ऑन द डिपार्टमेंट। इस थैंक यू देवांशु एंड थैंक यू बेस्ट सर। ऑफ लक, है ना, फॉर योर फ्यूचर।